21 दिसंबर मंगलवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। दुनिया पर ओमिक्रॉन कस रहा है अपना शिकंजा। अमेरिका में संक्रमण के 73% मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। An event cancelled is better than life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later. बात करेंगे विशेषज्ञ से, जानेंगे क्या भारत में भी आ सकता है थर्ड वेव। लखीमपुर किसान हत्या में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग हुई तेज। विपक्ष ने निकाला संसद से मार्च। जैसे मैंने आपसे कहा था, किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे। ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली, वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। सब आगे, लेकिन पहले विश्व समाचार। बीबीसी समाचार। चीन ने वीगर मुसलमानों पर लगातार आलोचना के चलते अमेरिकी सरकार के 4 सदस्यों पर आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध लगा दिए हैं। शिनजियांग क्षेत्र को लेकर चीन की अमेरिका के खिलाफ जैसे के तैसी की कार्रवाई का ये एक हिस्सा है। चीन ने अमेरिकी कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के 4 सदस्यों के चीन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चीन में उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। पिछले सप्ताह अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन की बायोटेक और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने वाली कंपनियों पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए थे। साथ ही शिनजियांग में उनके कामों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन बनाने वाली कंपनी DJI पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लागू किए। चीन वीगर मुसलमानों के विरुद्ध किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात से इनकार करता है। वो इस बात से भी इनकार करता है कि उसने 10 लाख से अधिक मुसलमानों को कैद के हालात में बंद कर रखा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा, अमेरिका की तरफ से दुराचार के जवाब में चीन ने अपने एंटी फॉरेन सैंक्शंस कानून के तहत जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। चीन तत्काल प्रभाव से ही यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सदस्यों के विरुद्ध इन निर्णयों को लागू करेगा। जो निर्णय लिए गए हैं उसके तहत ये लोग न तो चीन में प्रवेश कर सकेंगे, न ही हांगकांग या मकाऊ जा सकते हैं। ये लोग किसी चीनी शहरी के साथ व्यापार भी नहीं कर सकते और चीन में इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के लड़ाकू विमान यमन के सना हवाई अड्डे पर हमला किया है। हमले वाली जगहों को सऊदी गठबंधन ने सैन्य लक्ष्य बताया। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार छापेमारी में एयरपोर्ट पर 6 जगहों को निशाना बनाया गया। यह हिस्सा ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है और गठबंधन के अनुसार इन जगहों को ड्रोन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्थानीय हूथी अधिकारियों का कहना है कि हमले के बाद एयरपोर्ट ने काम करना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मदद को सना भेजे जा रहे विमानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सोमवार को सऊदी गठबंधन ने सना हवाई अड्डे के पास बसे नागरिकों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर अपना रुख नहीं बदला तो वो उचित सैन्य कार्रवाई करेंगे। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी तरह के ठोस कदम उठाने का अधिकार रखता है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों के इकट्ठा होने को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव हाल के सप्ताह में बढ़ता रहा है। पश्चिमी देशों ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लंदन के हाई कोर्ट ने दुबई के शासक से कहा है कि वो अपनी पूर्व पत्नी जॉर्डन की प्रिंस हया को $70 करोड़ अदा करें। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को पहले $30 करोड़ माफ कीजिएगा सीधे अदा करना होगा और बाकी वो अपने 2 बच्चों के खर्च के लिए अदा करते रहेंगे। अदालत द्वारा किसी पति को तलाक के लिए इतनी बड़ी रकम देने का ये पहला मामला है। साल 2019 में उनकी पत्नी ने कहा था कि दुबई के शासक से वो खौफ ज़दा हैं। मलेशिया में 7 दशकों में आए सबसे भयंकर सैलाब में 17 लोगों की मौत हो गई है और 60,000 से ज्यादा बेघर बार हो गए हैं। सप्ताह के अंत में लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश की वजह से मलेशिया के कई राज्यों में शहर और गांव
बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में आ गए। सैलाब कम होने के बाद लोगों में गुस्सा है, जो सरकार पर मदद न पहुंचा पाने और पहले से वार्निंग न देने का आरोप लगा रहे हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। BBC समाचार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:35 हुआ चाहता है। दिन भर की चुनिंदा खबरों को समेटे मैं आपके साथ फैसल मोहम्मद अली और BBC हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर। दुनिया भी डेल्टा वेरिएंट के पंजे से निकलने की कोशिश कर रही थी कि कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन विश्व के अलग अलग हिस्सों को तेजी से अपनी खूनी जकड़ में लेता दिख रहा है। अमेरिका में जो नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं उसके 73% से अधिक ओमिक्रॉन के हैं। भारत के अब तक 12 राज्यों में इसके 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी से 4,78,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट मोहनलाल शर्मा से। नीदरलैंड्स ने जनवरी के मध्य तक के लिए तालाबंदी की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर यूरोप के 2 बड़े देश फ्रांस और जर्मनी ने यात्राओं को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। लंदन के ट्रफेलगर स्क्वायर में धूमधाम से आयोजित होने वाले नए साल के समारोह को रद्द कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वो ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए नए नियम लागू करे। पेरिस और रोम में भी नए साल के समारोहों को कैंसिल कर दिया गया है। न्यूजीलैंड ने अपनी सीमाओं को खोलने की योजना को रोक दिया है। स्विट्जरलैंड ने लोगों से कहा है कि वो घरों से काम करें। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है और महीने भर के भीतर ही इसका शिकंजा दुनिया भर पर कसता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में जहां अब तक महामारी में 8 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार पिछले सप्ताह संक्रमण के जो नए मामले आए हैं उनमें से 73% से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे। देश के कुछ हिस्सों जैसे कि न्यूयॉर्क और उत्तरी पश्चिमी इलाके में इसकी दर 90% तक बताई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन लेने से मना करने वालों से ट्विटर पर कहा है कि वो बहुत ही कठिन जाड़ों का सामना कर सकते हैं। आज शाम वो देश को संबोधित करते हुए बताएंगे कि अमेरिका इस खतरे का मुकाबला किस तरह से करने जा रहा है। जेन साकी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें वो चेतावनी देंगे कि ये लोग अस्पतालों में भर्ती और मौतों की दरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये लोगों को डराने वाली बात नहीं है। ये देशवासियों को समझाने की कोशिश है कि टीका न लेकर किस तरह का संकट वो पैदा कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से मीडिया में खबर है कि जो बाइडेन तालाबंदी की घोषणा नहीं करेंगे। अमेरिका के संक्रामक रोग के विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है कि वो लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं जिन्होंने टीके ले रखे हैं। फाउची ने कहा कि क्रिसमस के दौरान बीमारी का फैलाव बढ़ सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अमेरिकियों को 80 देशों की यात्रा से मना कर दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने सोमवार को बोलते हुए कहा कि इस बात के सबूत हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मिले साक्ष्यों से ये तय करना बेवकूफी होगी कि ये वेरिएंट पहले वालों के मुकाबले मध्यम है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि ये उत्सव मनाने का समय नहीं है। किसी भी तरह के कार्यक्रम या उत्सव को रद्द करना जान गंवाने से बेहतर है। बेहतर होगा कि हम इन्हें फिलहाल रद्द कर दें और बाद में खुशियां मनाएं, बजाय इसके कि हम अभी उत्सवों में हिस्सा लें और बाद में शोक मनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल गेब्रेयेसुस के शब्द। उन्होंने कहा कि महामारी 2022 में समाप्त हो सकती है बशर्ते कि दुनिया के सभी देश कम से कम 80% लोगों का टीकाकरण पूरा कर पाएं। भारत सरकार ने कहा है कि अब तक टीकाकरण अभियान के तहत 138 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि जिन लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए गए हैं उनका प्रतिशत 40.32 ही है। इस बीच सरकार ने अपने आंकड़ों के अनुसार भारत के 12 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 200 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बयान देते हुए कहा है कि भारत में तैयार कोविड टीके
ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना कारगर हैं, ये सप्ताह भर में पता चल जाएगा। उन्होंने संसद में ये भी कहा कि पिछली 2 वेव के तजुर्बे के आधार पर सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धि और दवाइयों को मुहैया करवाने को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की प्रोफेसर CJ कुचेरिया से। कुचेरिया जानी मानी स्वास्थ्य क्षेत्र की पत्रिका इंडिया फोरम के डिप्टी एडिटर हैं। कोरोना महामारी के साल भर पे उन्होंने और अन्य लोगों ने इस मामले पर एक किताब भी लिखी थी। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि क्या भारत में तीसरा वेव भी आ सकता है? अब तक जो हमें आंकड़े दिख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरा वेव का लक्षण तो दिख रहा है। जैसे अगर आप इतिहास को देखेंगे, स्पेनिश फ्लू जो 1921 के जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक था सारे दुनिया में, वो भी काफी वेव्स में थे, 3, 4, 5 वेव्स हुए थे उसमें। डेल्टा के बाद लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को डेल्टा हुआ, इसलिए नेचुरल इम्यूनिटी शायद हो गया, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से शायद ये लॉजिक है वो शायद अभी उतना टिकेगा नहीं। पिछला जो 2 वेव भारत में आया उसमें जो सरकार की तैयारी थी वो उसकी बड़ी नाकामी हर तरफ नजर आई। अब जो है फिलहाल भारत जो है कहाँ खड़ा हुआ है, जबकि दूसरे देश जो हैं वो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। भारत का जो प्रिपेयर्डनेस है उस पे हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हो, हमें ओमिक्रॉन के बारे में अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो अभी भी इसके बारे में पता कर रहा है कि कितना ट्रांसमिटेबिलिटी है, इसके इफेक्ट्स क्या है, क्या ये इसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, क्या इसके वजह से डेथ्स बढ़ेंगे। अब तक जो हमने सरकार का देखा है प्रिपेयर्डनेस की वजह से, उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर हम पिछली बार की जो बात करें उसमें कहाँ कहाँ कमियां रह गई थी, अगर आप बात करें, आप जैसे विशेषज्ञ। पहला तो ये है कि हमें पता करना जानना चाहिए कि कोविड जो है एक बीमारी है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन उसके साथ साथ एक सोशल और इकोनॉमिक इमरजेंसी भी है। पहले तो ये था कि हेल्थ प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल बहुत कम था, और ये एक एपिसोडिक इवेंट नहीं था कि अचानक से ये हो गया। ये हमारे सालों से हुए मेडिकल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर की तरफ जो नेग्लिजेंस किया है उसका एक नतीजा था कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी पूरे भारत में, ऑक्सीजन प्रावधान का कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी स्पेशली रूरल एरियाज में। तो आपने जो बात की कि ये एक तरह का सामाजिक पहलू भी है और इसका आर्थिक पहलू भी है, तो मैं यहीं से एक सवाल उठाता हूं प्रोफेसर CJ कुचेरिया साहब कि जो इसका आर्थिक असर होगा वो किस तरह का होगा? जैसे हमने देखा है कि पिछली बार जैसे लॉकडाउन के दोनों क्वार्टर्स में इकोनॉमी की GDP के जो दर है वो तो काफी गिर चुका है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। इस वजह से हमने ये भी नोटिस किया है कि मनरेगा का जो रेट्स है वो बढ़ चुका है, विच इज इंडिकेटर कि देहातों में, रूरल एरियाज में इकोनॉमिक क्राइसिस काफी सीरियस है। हमें ये भी पता है कि एविडेंस से कि लोगों का कंजम्पशन, खान पान या दूसरे की कंजम्पशन काफी गिर चुका है। तो इन सब से ये पता चलता है कि ये आप स्टॉक मार्केट को भूल जाइए या आप थोड़ा एपिसोडिक इवेंट जैसे एक GDP थोड़ा बहुत बढ़ गया है काफी गिरने के बाद, वो सब छोड़े तो सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में ये आर्थिक एक संकट है जो बहुत बहुत ज्यादा ही चुभ रहा है। उसके लिए सरकार ने पिछली बार जब पहले और दूसरे वेव हुआ था और लॉकडाउन हुआ था तो कुछ प्रावधान किए थे, जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसफर्स किए थे किसानों के लिए, लेकिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और जब तक ये सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ेगा नहीं, ना हम इकोनॉमी को बचा पाएंगे, ना हम और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप भूखे हैं, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो आप एक महामारी के साथ आप जीत नहीं सकते। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कल एक बयान में कहा कि अगर पूरे
दुनिया के 70% लोगों को, हर मुल्क के 70% लोगों को अगर टीका लग जाता है तो कोरोना जो है वो अगले साल खत्म हो सकता है। भारत की बात करें तो भारत सरकार आंकड़ों की तो बात करती है, लेकिन अभी भी दोनों डोज जो है वो 50% से कम लोगों को लगाया गया है। ये कहते हैं कि हमने 1 बिलियन डोजेस किए हैं और हम बिलियन पहुंचने के सबसे तेज, बिलियन डोजेस देने में सबसे तेज थे। लेकिन ये सब आंकड़ों को एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड और या फिर ये सॉर्ट ऑफ टारगेट का ना देख के इसको होलिस्टिक तरह से आपने कहा फीसदी के हिसाब से देखना चाहिए, कितना % जो है कवर किया गया है। अब 50% आपने जैसे कहा कि डबल डोज, लेकिन ये एक एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 के ऊपर है। हमने एक डिसीजन, सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि क्योंकि वैक्सीन के डोजेस लिमिटेड है कि 18 से कम लोगों में सीरियस डिजीज होने का चांसेस कम है, इसलिए 18 से कम लोगों को अभी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा या उनको ट्रांसमिट नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें एट सम पॉइंट इन टाइम ये अगर कंप्लीटली एलिमिनेट करना है या फिर इसको कंट्रोल करना है तो हमें फुल वैक्सीनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मामलों के जानकार प्रोफेसर कुंचेरिया। केशव कुमार मूल निवासी कहते हैं, उनका सवाल है आम जनता की तरफ से कि चुनावी भीड़ में क्या कोरोना नहीं फैलता है। वहीं वैभव कृष्ण दुबे कहते हैं कि मोदी जी सब कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो सबको खुश नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी किसान हत्या का मामला आज संसद में गरमाया रहा। कांग्रेस से लेकर शिवसेना, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से वामपंथी दलों तक और दक्षिण के द्रविड़ मुनेत्रा कज़ाकम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और दूसरे दलों ने अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर मार्च निकाला। संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। अजय मिश्रा नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के बारे में जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने किसानों को मारने के इरादे से अपनी जीप से कुचला था। पूरी रिपोर्ट दिनेश उप्रेती से। संसद भवन में स्थित गांधी प्रतिमा के पास से इंडिया गेट के पास वाले विजय चौक तक सांसदों का मार्च। किसान शहीदों के साथ न्याय करो, किसान शहीदों के साथ। मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी। मार्च की समाप्ति के बाद बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूँ, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर लगभग साल भर तक जारी किसानों के भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और कृषि बाजार से संबंधित 3 कानूनों की वापसी का वादा ये कहते हुए किया था कि हालांकि कानून बेहतर थे, लेकिन किसानों को इसे समझाया नहीं जा सका। विपक्ष ने लखीमपुर मामले को संसद में उठाने की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस मामले और दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर विवाद बढ़ा और 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। मार्च में शामिल शिवसेना के संजय राउत ने कहा, चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। आपको जो हत्यारे है, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि SIT की जांच वहां तक पहुंची, नहीं तो सरकार ने उसको छुपाने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी सारे अपोजिशन के साथ इस मुद्दे के ऊपर है और तुरंत उनकी बर्खास्तगी की मांग करती है। 3 अक्टूबर को नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो जीप चढ़ाई गई थी वो FIR के मुताबिक अजय मिश्रा के नाम पर थी। जीप में कथित तौर पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र सवार थे और हाल में सामने आई SIT की अदालत को चिट्ठी में किसानों पर जीप चढ़ाने की घटना को सोची समझी साजिश बताया गया है। लेकिन घटना के तुरंत बाद कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया।
अजय मिश्रा के इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग तभी से जारी है और आज ये मांग फिर से दोहराई गई। We demand sack the minister Ajay Mishra from the cabinet immediately. राहुल गांधी और शिवसेना का कहना था, कल शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है, ये सरकार की मर्जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। हालांकि सरकार अजय मिश्र के पक्ष में ये कहते हुए खड़ी है कि मामला अभी विचाराधीन है। मोदी सरकार को अंदाजा है कि किसानों के मामले का दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण राज्य सरकार से नाराज बताए जाते हैं, वहां इस मामले पर सीधे कोई कदम उठाना इतना आसान नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय। वात्सल्य जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, पहले वाराणसी में थे चंद दिनों पहले। लगता है कि उन्होंने जो है चुनाव का बिगुल तेजी से फूंक दिया है। जी फैसल साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिगुल ऑफिशियली यानी औपचारिक तौर पर नहीं फूका गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जब भी जिस भी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जो कि इस महीने के अंदर ही उनका 5वां दौरा था, तो वो बात करते हैं विकास योजनाओं की, उन्हीं कार्यक्रमों में वो जाते हैं, लेकिन बात वहां पर राजनीति की होती है। 7 दिसंबर को जैसा आपने बताया कि वो लगातार जा रहे हैं, तो 7 दिसंबर को गोरखपुर में थे, 11 दिसंबर को बलरामपुर में थे, सरयू कैनाल का उद्घाटन उन्होंने किया, 13-14 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए वाराणसी में थे, और 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में थे, जहां गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। सब जानते हैं कि चुनाव करीब है और कई तरह के सर्वे जो सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक बराबरी की टक्कर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और भारतीय जनता पार्टी अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को हम याद करें तो 312 सीटें उसने अकेले दम पर जीती थी, सहयोगियों के साथ 325 सीटें थी, 403 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर। तो जब बराबरी की टक्कर के सर्वे आने लगे तो बीजेपी के रणनीतिकार और दूसरे जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि सीधा मुकाबला जो पहले अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच माना जा रहा था, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, तो बीजेपी के रणनीतिकारों को ऐसा लगा, जो राजनीतिक जानकारों की राय है, कि अकेले योगी शायद मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया है और उसी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज वो प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की और उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने मन बना लिया है कि पुरानी सरकारों को सत्ता में वो नहीं आने देंगी। 2 और दौरे इस महीने के अंदर ही होना है। 21 दिसंबर यानी आज वो प्रयागराज में है और 23 दिसंबर को बनारस वो जाएंगे और 28 दिसंबर को कानपुर जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां मेट्रो का लोकार्पण होना है। वात्सल्य जी, एक सवाल और जल्दी से जवाब दे दीजिए कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो धन देने की बात कही है, साथ साथ ये भी कहा कि औरतों की शादी का यानी कि युवतियों की शादी को जो बढ़ाने रहे 21 साल कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ लोग नाराज हैं। जी, नाराजगी है कुछ लोगों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रणनीतिकारों का ये कहना है कि ये इसलिए लाया जा रहा है कि एक समानता बन सके, महिलाओं के स्वास्थ्य और बाकी चीजों से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको जोड़कर सरकार पेश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक समान आचार संहिता लागू करने का एजेंडा रहा है, उसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। 21 साल की उम्र लड़कों की शादी के लिए पहले से तय है, 18 साल अभी तक लड़कियों की शादी की उम्र रही है, उसको सरकार बढ़ाकर 21 कर देना चाह रही है। कई राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 18 साल की उम्र में जब वोट देने का अधिकार मिल सकता है तो शादी करने का क्यों नहीं मिल सकता। तमाम तरह के फैसले लोग कर सकते हैं, उन्हें बालिग माना जाता है 18 साल के
जो युवक युवती होते हैं तो उन्हें शादी करने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले जब ये बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके जरिए ध्रुवीकरण की एक कोशिश भी हो सकती है। हालांकि सरकार इसको दूसरे नजरिए से सामने रख रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की महिलाओं की। दूसरी तरफ मैनपुरी में अखिलेश यादव थे जिन्होंने ये बताया कि अपराध महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के दौरान काफी बढ़ गए। उन्होंने भी मैनपुरी में आज बड़ा तीखा हमला उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किया। तो दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए वात्सल्य राय। केरला में राजनीतिक हत्याओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली हत्या हुई आरएसएस के कार्यकर्ता की पहले हत्या हुई मुस्लिमों के हितों की बात करने वाली संगठन एसडीपीआई के एक नेता की। उसके बाद आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इमरान कुरैशी की एक रिपोर्ट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस के बीच का राजनीतिक संघर्ष और खून खराबे वाले केरला में पिछले शनिवार अलापुला में यह संघर्ष दो दूसरे संगठनों के बीच शुरू हो गया। पहले सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया या एसडीपीआई के राज्य सचिव केएस शान की हत्या हो गई, जिसके सिर्फ 12 घंटों बाद बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता रंजीत श्रीनिवासन को भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस के अनुसार शान की हत्या की वजह यह है कि फरवरी में बीजेपी के नंदू कृष्णन की हत्या हुई थी जब विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। यह आरएसएस और एसडीपीआई के बीच खून खराबा किस लिए हो रहा है? हमने यह सवाल राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन से पूछा। उन्होंने कहा, सीपीएम की मदद से पीएफआई एसडीपीआई मजबूत हो रही है। पहले सीपीएम आरएसएस से लड़ रही थी और अब सीपीएम पीएफआई को आरएसएस से लड़ाने में मदद कर रही है। जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक है। पीएफआई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। वे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं क्योंकि राज्य में मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। सत्तारूढ़ सीपीएम के साथ मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कमजोर किया जा रहा है। ये थे के सुरेंद्रन के शब्द। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या आईयूएमएल का आधार उत्तर केरला के जिले मलप्पुरम और आसपास इलाकों में है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एसडीपीआई मध्य केरला और दक्षिण केरला में बढ़ रही है। इसीलिए अलापुला जैसे जिला जो मध्य इलाके में है वहां इस तरह की हिंसा पर आश्चर्य जताया जा रहा है। बहरहाल एसडीपीआई इस सारे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। एसडीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव माजिद फैजी ने बीबीसी को बताया, ये सीपीएम आरएसएस का जो झगड़ा है वो खत्म करने के बाद वो ये सारा शुरू हुआ है। आरएसएस पहले ही प्लान किया, सीपीएम एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो छोड़कर एक कम्युनल इश्यू बनाने के लिए सारे उनका जो ऑपोजिट में मुसलमानों को लाने के लिए वो लोग तय किया है, उनका डिसीजन हुआ है। उसके लिए सारे मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए पहले कोशिश किया, इसलिए मस्जिद का इमाम को इसलिए कत्ल किया। माजिद फैजी इस बात से सहमत हैं कि जब म्युनिसिपैलिटी चुनाव में उनके सदस्य वोट करने के समय काउंसिल में हाजिर नहीं थे, जिसकी वजह से सीपीएम म्युनिसिपैलिटी की काउंसिल बहुमत हासिल की। लेकिन इस सारे मामले पर राजनीतिक विश्लेषक जोस कारिया कहते हैं, केरला की राजनीति में अब कहीं ज्यादा राजनीतिक कट्टरता देखने को मिल रही है। राज्य में हलाल फूड के नाम पर अभियान चलाया गया, जिसमें कई रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया। ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। ये थे विश्लेषक जोस कारिया के शब्द। हलाल फूड के बारे में बात यहां तक पहुंच गई कि रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक मेमोरेंडम भी सौंपी, जिसमें कहा गया कि हजारों के तादाद में छोटे मोटे होटल बंद हो गए हैं। सबरीमला में हलाल गुड़ के ऑक्शन को लेकर केरला हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन डाला गया। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि हलाल फूड अशुद्ध है और इसे हिंदुओं को नहीं खाना चाहिए। इमरान कुरैशी, बीबीसी, बेंगलुरु। तकनीकी पक्ष संभाला था रविशंकर कुमार ने। जाते जाते कुछ फेसबुक संदेश। बबलू सिंह मनसर कहते हैं कि अगर चीन चाहता तो कोरोना को
रोक सकता था। कृष्ण यादव कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह कलंक है कि हत्यारे को मंत्रिमंडल में रखा गया है।